हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम लेसन पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना और परमाणु के बारे में मूलभूत बातें हम पढ़ रहे हैं। और इस संदर्भ में हमने पढ़ा था बोहर का परमाणु मॉडल, और बोहर का परमाणु मॉडल है उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बोहर ही ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि परमाणु है वो गोलाकार आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? गोलाकार आकृति का होता है परमाणु। ये बात सबसे पहले बोहर ने बताई थी। और उसने कहा कि इस गोलाकार आकृति के मध्य में एक दृढ़ पिंड होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में दो कण उपस्थित होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन पर उन्होंने कहा धनावेश होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल शब्द से बना है, न्यूट्रल जिसके पास कोई आवेश ना हो, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि परमाणु के जो वृत्ताकार पथ होते हैं उन पथों को ऊर्जा स्तर या कोश कहा जाता है। ऊर्जा स्तर या कोश कहा जाता है, जिन्हें आप ऑर्बिट कहते हो। इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, कोश कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन अनवरत चक्कर लगाते रहते हैं। लगातार इनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इनमें चक्कर लगाते समय कभी कभी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में भी चले जाते हैं और निम्न से उच्च में भी आ जाते हैं। तो आपको एक बात यहां याद रखनी है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय, घूर्णन करते समय और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा, निम्न का अर्थ है नाभिक के पास वाले ऑर्बिट और उच्च का अर्थ है नाभिक से दूर वाले ऑर्बिट। तो निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च में जाते हैं तो बाह्य वातावरण से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इतनी बात आपको पक्की याद रखनी है, जब जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से और उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का बाह्य वातावरण से अवशोषण करते हैं। और इसके ठीक विपरीत, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से और निम्न में जाते हैं, अर्थात नाभिक के नजदीक जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो फिर वे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और वो ऊर्जा वातावरण में चली जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहां बोहर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जाते हैं और निम्न से उच्च में आते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं। इस हेतु उसने और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो भी ज्ञात की और बताया कि इलेक्ट्रॉन जब इन कोशों में चक्कर लगाते हैं तो उनके पास एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का निश्चित मान होता है। और वो मान उसने हमें बताया कि En यानी E एनर्जी, N मतलब नेट, नेट मतलब शुद्ध। और मैं बता चुका हूं यहां N लगाने का अर्थ क्या है, क्योंकि ऊर्जा, किसी भी कण की दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वह होती है जो उसकी गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और स्थितिज ऊर्जा वह होती है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा तो उसके गति में परिवर्तन के कारण, और स्थितिज ऊर्जा उसकी पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग कुल ऊर्जा कहलाता है, और कुल ऊर्जा को एनर्जी नेट यानी शुद्ध ऊर्जा से दर्शाते हैं। यहाँ नेट का अर्थ शुद्ध है, तो शुद्ध ऊर्जा, कुल ऊर्जा आप लिखोगे तो -2.18 गुणा 10 की पावर -18, और यहां Z स्क्वायर बटे N स्क्वायर, और ये जूल के रूप में ज्ञात की थी। ये ऊर्जा बोर ने ज्ञात की थी। बोर ने इसका व्यंजक ज्ञात किया और वो व्यंजक हमें ये दिया, और इस व्यंजक से हम इलेक्ट्रॉन हैं जो कक्षक में घूर्णन कर रहे हैं, जो ऊर्जा स्तर में घूर्णन कर रहे इलेक्ट्रॉन है, उनकी हमें अगर ऊर्जा पूछे कि ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अगर हमें प्रश्न दे दिया जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश में, द्वितीय ऊर्जा स्तर में और घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन की आप शुद्ध ऊर्जा, कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो हम सूत्र लगाएंगे En -2.18 गुणा 10 की पावर -18 और इंटू Z स्क्वायर बटे N स्क्वायर। Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक उसे कहते हैं जो आवर्त सारणी में तत्व जिस निर्धारित नंबर पर अपना स्थान ग्रहण करता है। जो तत्व आवर्त सारणी में और जिस निर्धारित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करता है
उसे उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में और 1 नंबर पर रखा गया है, तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 हो जाएगा। और N यहाँ पर कोषों की संख्या है, ऊर्जा स्तर की संख्या है। यानी मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय कोष में घूम रहा है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में घूम रहा है या द्वितीय कक्षा में घूम रहा है, तो उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय बोला मैंने, द्वितीय दूसरा, तो यहाँ N कोषों की संख्या है, तो यहाँ N का मान 2 आ जाएगा और काउंट कर लेंगे और जूल में आपके एनर्जी आ जाएगी। यहाँ ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। एक बात ये और सुन लीजिए कि ऊर्जा, कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक होने का अर्थ ये है, आप जानते हो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचे रखता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाहर की तरफ खींचे रखते हैं, क्योंकि विपरीत आवेश और विपरीत आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचेगा। लेकिन जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो बताइए बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन तो इस प्रोटॉन से बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। तो इस प्रोटॉन का और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण नहीं लगेगा, आकर्षण बल नहीं लग पाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव से जब मुक्त हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। जब तक वो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से बंधा है तब तक तो उसकी ऊर्जा धनात्मक है, तब तक तो उसकी ऊर्जा धनात्मक है, लेकिन बहुत ज्यादा धनात्मक नहीं होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आकर्षण बल से बंधा है तब तक उसकी ऊर्जा धनात्मक होती है, लेकिन नाभिक से थोड़ा ही दूर होने पर होते ही उसकी ऊर्जा ऋणात्मक होने शुरू हो जाती है। और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम कोष, ये कोष तो अनंत होते हैं, और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पर इस प्रोटॉन का कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा। फलस्वरूप वो इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के प्रभाव से मुक्त हो गया है, और मुक्त हो गया है तो वो स्वतंत्र हो गया है। अब उसकी ऊर्जा बहुत अधिक ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ऋणावेशित होती है। ये आपको याद रखना है। तो बोर ने किसी कक्षा में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र हमें ये दिया, ये सूत्र हमें याद रखना है, और विभिन्न परीक्षाओं में इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में बोर ने हमें यह भी कहा कि जो केंद्र और अंतिम कोष में भरे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है उसे परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, और परमाणु त्रिज्या उसने ज्ञात भी की। लेकिन बोर ने तो केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु में ही वो त्रिज्या ज्ञात की, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सरल था, परमाणु क्रमांक 1 था, तो उसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो परमाणु सबसे सरल परमाणु हुआ। और सरल परमाणु को ही उसने, बोर ने चुना और उस पर अध्ययन किया। जो जटिल परमाणु है, जिनका परमाणु क्रमांक 1 से अधिक है, उनको उसने नहीं चुना, उसने तो केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु को चुना, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण उसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो सबसे सरल परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु में, और बोर ने त्रिज्या ज्ञात की। त्रिज्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक के केंद्र और अंतिम कोष में भरे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और हाइड्रोजन परमाणु में परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए बोर ने सूत्र दिया R बराबर, त्रिज्या को R से लिखते हैं, क्योंकि R का अर्थ होता है रेडियस, और रेडियस मतलब त्रिज्या, अंग्रेजी में रेडियस बोला जाता है। तो बोर ने यहाँ स्मॉल r काम में लिया, इसलिए अपने भी यहाँ स्मॉल r काम में ले रहे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कैपिटल R लिख देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बोर ने यहाँ अपने सिद्धांत में, अपने मॉडल में स्मॉल r काम में लिया, तो हम भी यहाँ स्मॉल r काम में ले रहे हैं। तो त्रिज्या R बराबर, और बोर ने 52.9 इंटू और n स्क्वायर बटे z और पिकोमीटर, और पिकोमीटर के रूप में उसने सर्वप्रथम त्रिज्या ज्ञात की थी आपके हाइड्रोजन परमाणु में। और नाभिक और अंतिम कोष के भरे बीच की दूरी को उसने त्रिज्या कहा, और वो त्रिज्या उसने ज्ञात की 52.9 इंटू n स्क्वायर बटे z, पिकोमीटर उसका मात्रक रखा। और याद रखना, 1 पिकोमीटर आपको याद रखना है 10 की पावर -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है। तो इसने चुना। यहां n क्या है? n कोषों की संख्या। मैं कहूं हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कोष में,
तो यहाँ n का मान 3 आ जाएगा। मैं कहूँ हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कोश की त्रिज्या बताइए तो n का मान 2 आ जाएगा। और z परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन परमाणु आवर्त सारणी में कौन सा निर्धारित स्थान ग्रहण करता है, 1 नंबर वाला, तो उसका z परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सूत्र बोर ने हमें दिए। फिर बोर ने हमें यह भी बताया कि जब आप इस परमाणु पर यानी हाइड्रोजन परमाणु पर और फोटोन गिराओगे, फोटोन कहते हैं सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक फोटोन के रूप में पहुंचता है। अब फोटोन क्या होते हैं वो सुन लीजिए। फोटोन प्रकाश कण के बंडल के रूप में जब हो, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब कण के रूप में और बंडल के रूप में हमारे तक पहुंचे तो हम उसे फोटोन बोलते हैं। सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में मैं यूं बताऊं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश कण के रूप में होता है और कण की पैकिंग की हुई होती है, उन कणों के बंडल बने हुए होते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो कणों के रूप में हमारे तक पहुंचता है और कण बिखर कर एक एक कण के रूप में हमारे तक प्रकाश नहीं पहुंचता है, बल्कि उन कणों के बंडल बने हुए आते हैं, पैकेट बने हुए आते हैं। उन पैकेट को फोटोन कहा जाता है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कणों के और बंडल के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे फोटोन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु पर फोटोन आपतित करवाया जाता है यानी सूर्य का प्रकाश गिराया जाता है तो आपको याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाते हैं, निम्न से उच्च में जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ऊर्जा अवशोषित भी करते हैं। तो उत्सर्जित और उस अवशोषित ऊर्जा का जब पर्दे पर चित्र प्राप्त किया जाता है उस चित्र को स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि सूर्य से आने वाले फोटोन को जब हाइड्रोजन परमाणु पर गिराया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन या तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाएंगे फोटोन की वजह से या फिर निम्न से उच्च में जाएंगे। इस दौरान वो ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेंगे, अवशोषण भी करेंगे। वो अवशोषित होती हुई और उत्सर्जित होती हुई जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का अगर हम किसी विधि से एक्स किरण विवर्तन विधि जो प्रयोगशालाओं में चलती है, एक्स किरण विवर्तन विधि से अगर उस ऊर्जा का हम चित्र प्राप्त करें तो जो चित्र हमें पर्दे पर दिखाई देगा वो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और स्पेक्ट्रम में इस प्रकार की रेखाएं होती हैं। जब हमें रेखाओं के रूप में पर्दे पर कोई चित्र प्राप्त होता है तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु पर में से निकलने वाली जो ऊर्जा और जो अवशोषित होने वाली ऊर्जा है उसका जब हम पर्दे पर चित्र प्राप्त करते हैं वो चित्र स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है, रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम में याद रखना, एक स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन परमाणु में ज्ञात किया गया, अब लेटेस्ट में बाद में बोर के बाद में, कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती है उन रेखाओं को जब जूम करके देखा जाता है, बड़ा करके देखा जाता है तो एक रेखा में याद रखना 2 पतली रेखाएं स्थित होती हैं। एक रेखा में 2 पतली रेखाएं स्थित होती हैं। उन पतली रेखाओं को उस स्पेक्ट्रम में तरंग संख्या कहा जाता है। उन पतली रेखाओं को तरंग संख्या कहा जाता है। और बोर ने तरंग संख्या ज्ञात करना अर्थात एक बड़ी रेखा में और पतली रेखाओं की संख्या ज्ञात करना अर्थात तरंग संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र दिया और उस सूत्र को v बार तरंग संख्या बराबर याद रखना v बार 1.0967 इंटू 10 की पावर 7 और ब्रैकेट में 1 में n स्क्वायर आई, n के पैरों में i है यहाँ पर माइनस 1 में और स्क्वायर और यानी 1 में n का स्क्वायर और पैरों में f है और ब्रैकेट बंद कर दिया। आप याद रखना ये मीटर इनवर्स था, तरंग संख्या मीटर इनवर्स इसका मात्रक हुआ। और ये v बार तरंग संख्या है। तरंग संख्या हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जो मोटी रेखाएं होती हैं, मोटी रेखाओं में ज्ञात किया गया कि 2 पतली रेखाएं स्थित होती हैं और उन पतली रेखाओं को तरंग संख्या कहा जाता है। और तरंग संख्या ज्ञात करने का सूत्र बोर ने अपनी तरफ से दिया v बार इजिकल टू 1.0967 गुणा 10 की पावर 7 और आगे ब्रैकेट में 1 में n की स्क्वायर पैरों में i माइनस 1 में n स्क्वायर पैरों में f और मीटर्स इनवर्स इसका मात्रक रखा। यहां ये मान उसने अपनी तरफ से दिया
और यहाँ n याद रखना कोषों की संख्या है, यानी कौन से कोष में और जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष से कौन से कोष में गए, तब उनके जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए उनमें उनकी ऊर्जा थी और ऊर्जा में फिर अपने वो तरंग संख्या ज्ञात की। तो कौन से ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में गए वो पहले तो वो बताना होगा और उसकी वैल्यू यहां जाएगी। यहाँ एन आई मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक मतलब निम्न ऊर्जा स्तर। जो निम्न ऊर्जा स्तर है उनको तो एन आई से दर्शाया गया है, और एफ मतलब फाइनली मतलब अंतिम लास्ट वाले, और लास्ट वालों में कोई सा लास्ट वाला हो सकता है तो उसको एफ से दर्शाया गया है। तो आप याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जाएगा, निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा। उस ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण को जब हम स्पेक्ट्रम के रूप में पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो उसमें रेखाएं दिखाई देंगी, बड़ी रेखाओं में छोटी रेखाएं दिखाई देंगी, उनकी संख्या इस सूत्र से ज्ञात की जाएगी। तो यहाँ एन आई निम्न ऊर्जा स्तर है और एन एफ उच्च ऊर्जा स्तर है, ये आपको याद रखना है जो बोर ने बताया। इसके अलावा बोर ने याद रखना आवर्ती का सूत्र भी दिया। आवर्ती यानी जब आप इस हाइड्रोजन परमाणु पर फोटोन गिरवाते हो तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाते हैं, निम्न से उच्च में जाते हैं। तो वहां इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जाते हैं और निम्न से उच्च में जाते हैं। इस दौरान वो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं। इस उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा को जब आप देखते हो, काउंट करते हो, तो कहने का अर्थ है कि मतलब कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई, और उस ऊर्जा को आप जब ज्ञात करते हो तो आप उसे आवृत्ति के रूप में ज्ञात करते हो। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जब ऊर्जा आपकी निकलती है या ऊर्जा अवशोषित होती है तो इस प्रकार वो कंपन के रूप में आती है, कंपन के रूप में बाहर निकलती है, कंपन के रूप में अंदर आती है। इस दौरान उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और वो एक मिनट में या एक सेकंड में कितने कंपन करते हुए आगे बढ़ती है, इसको हम आपके आवृत्ति बोलते हैं। तो वहां इलेक्ट्रॉन जब उच्च से निम्न में जाते हैं और निम्न से उच्च में जाते हैं, इस दौरान वो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं। वो अवशोषित और उत्सर्जित होती हुई ऊर्जा और कंपनों के रूप में बाहर निकलती है या कंपनों के रूप में अवशोषित होती है, तो उनको आवृत्ति के रूप में और हम नोट करते हैं, ज्ञात करते हैं कि वो एक सेकंड में कितने कंपन करते हुए बाहर निकलती है और एक सेकंड में कितने कंपन करते हुए अंदर की तरफ आती है। वो कंपनों की संख्या ज्ञात की गई तो उसे आवृत्ति कहा गया, और आवृत्ति का सूत्र दिया 3.29 गुणा 10 की पावर 15, और यहां याद रखना वही आगे वाला 1 में n स्क्वायर आई माइनस 1 में n स्क्वायर एफ, और ये यहां hz मात्रक काम में लिया। हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने और आवृत्ति का मात्रक अपने नाम पर दिया, तो इसे h तो बड़ा लिखते हैं, z पैरों में छोटा लिखते हैं, हर्ट्ज। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आते हैं और जाते हैं, वो यानी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो आती है और जाती है, वो एक सेकंड में कितने कंपनों के साथ अंदर आती है, कितने कंपनों के साथ बाह्य वातावरण में जाती है, उसे आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को बोहर ने इस सूत्र से ज्ञात किया। 3.29 गुणा 10 की पावर 15 गुणा 1 में n स्क्वायर आई और माइनस 1 में n स्क्वायर एफ। n स्क्वायर आई यानी इसका n का अर्थ है कोषों की संख्या, लेकिन आई लिखा है पैरों में। आई मतलब इनिशियल यानी निम्न ऊर्जा स्तर, जो नाभिक के पास वाले वो होते हैं, और एफ फाइनली यानी अंतिम जो नाभिक से दूर होते जाते हैं वो अंतिम कहलाते हैं। तो ये एन और आप एफ याद रखना इसमें थोड़ा सा। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के जो आपके बोर का सिद्धांत है। हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर का सिद्धांत है उसमें बोर की कुछ कमियां थी, वो कमियां भी यहां हम और ज्ञात कर लेते हैं। तो बोर परमाणु की कमियां यानी कौन कौन सी इसकी ड्रॉबैक थी, वो ड्रॉबैक हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहली तो ये कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को जब ज्ञात किया गया
तो वास्तव में इसमें हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को पर्दे पर जब प्राप्त करते हैं तो बड़ी बड़ी रेखाएं बनती हैं जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और स्पेक्ट्रम की एक रेखा को जब जूम करके देखा जाता है तो इसमें दो पतली रेखाएं दिखाई देती हैं, लेकिन बोर इस बात की व्याख्या नहीं कर सका है। यह बाद के वैज्ञानिकों ने व्याख्या की कि जब हाइड्रोजन परमाणु का हम पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो स्पेक्ट्रम में और मोटी रेखाओं को जब जूम करके देखा जाता है तो उसमें पतली दो रेखाएं, एक रेखा में दो पतली रेखाएं दिखाई देती हैं जिन्हें तरंग संख्या कहा जाता है। और आपके हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में और बोर उन पतली रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका, तो आपके ये इसकी कमी हो गई। और एक रेखा में दो पतली रेखाएं होती हैं जिन्हें द्विक रेखाएं कहा गया। एक रेखा में दो पतली रेखाएं होती हैं जिन्हें द्विक रेखाएं कहा गया, जिन्हें डबलेट कहा गया। और उन डबलेट की और वो हाइड्रोजन परमाणु में कौन, बोर, व्याख्या नहीं कर सका। एक बड़ी रेखा में दो पतली रेखाएं दिखाई देती हैं जिन्हें डबलेट यानी द्विक रेखाएं कहा गया। द्विक रेखाओं की व्याख्या बोर अपने सिद्धांत में नहीं कर सका, यह पहली कमी है। दूसरा कि बोर ने केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु को चुना क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सरलतम परमाणु था और इसका परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन था, इसलिए वो सरल हो गया। और सरल परमाणु पर अध्ययन करना आसान था, इसलिए इसके बाद वाले जो भारी परमाणु हैं जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, जिनका परमाणु क्रमांक 1 से ज्यादा हो, तो वो मतलब भारी तत्व कहलाए। और भारी तत्वों में और हाइड्रोजन भारी तत्वों में और बोर अपना सिद्धांत वो लागू नहीं कर पाया। अर्थात मैं यूं बोलूंगा कि भारी तत्वों का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में बोर सफल नहीं हो सका, यानी इसने केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, पर्दे पर चित्र प्राप्त किया, लेकिन जो इससे आगे वाले हाइड्रोजन के बाद वाले सारे के सारे तत्व हैं उनका स्पेक्ट्रम ये पर्दे पर प्राप्त करने में असफल रहा। उसके बाद में एक बात और याद रखनी है, जब हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को पर्दे पर प्राप्त कर लिया और पर्दे पर प्राप्त करने पर अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, कहने का अर्थ इन स्पेक्ट्रम के पास और चुंबक लाई जाए और तो ये जीमान प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यानी जीमान नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जब हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं के पास चुंबक लाई जाती है या चुंबक को इनके पास ले जाया जाता है तो ये रेखाएं प्रभावित होती हैं, रेखाएं प्रभावित होती हैं, ये आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, सीधी नहीं रहती हैं, जिसे जीमान प्रभाव कहा गया। और जीमान प्रभाव की व्याख्या ये बोर अपने सिद्धांत में नहीं कर सका। याद रखना, तो आपके जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और इन आपके चुंबकीय क्षेत्र बोलूंगा मैं, चुंबकीय क्षेत्र जब इन रेखाओं पर लगाया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम पर जब चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तो इन रेखाओं पर और क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की व्याख्या और बोर अपने सिद्धांत में नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार यदि इन रेखाओं पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, विद्युत क्षेत्र लगाना और स्टार्क ने ज्ञात किया था, तो जब चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर या हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम पर और जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र का इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की व्याख्या और बोर अपने सिद्धांत में नहीं कर सका। अर्थात स्टार्क प्रभाव कि जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये इन रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की व्याख्या बोर अपने सिद्धांत में नहीं कर सका। और ये विद्युत क्षेत्र वाली बात है या विद्युत प्रभाव की जो बात है वो स्टार्क ने कही थी। तो जीमान प्रभाव तो चुंबकीय क्षेत्र में लगता है और विद्युत क्षेत्र में स्टार्क प्रभाव लगता है। तो जीमान के आपके चुंबकीय क्षेत्र और स्टार्क के आपके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को और बोर स्पष्ट नहीं कर पाया। ये बोर के सिद्धांत की और कमियां थी। इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको याद